अलका याग्निक रेयर न्यूरो डिजीज का शिकार हो गई और इस बीमारी को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अलका याग्निक ने एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द लोगों से साझा किया। साथ ही उन्होंने लोगों से तेज आवाज में संगीत न सुनने की नसीहत भी दी। ऐसे में आज हम कान की ही बात करेंगे। अक्सर हम कानों में हेडफोन लेकर, ईयरबड्स लेकर यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई काम बिना आवाज के कर नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों में तो हमने देखा है कि सोते हुए भी उन्हें कान में कुछ ना कुछ सुनने की आदत है। बिना कान में कुछ संगीत के, किसी आवाज के उन्हें नींद तक नहीं आती। लेकिन यही आवाज आपके कानों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, कैसे ये आगे चल के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं देश के इस मामले के चोटी के विशेषज्ञों के साथ। अलका याग्निक, भला इन्हें कौन नहीं जानता। अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली अलका याग्निक इन दिनों रेयर न्यूरो डिजीज से जूझ रही हैं। डॉक्टरी भाषा में इसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान से सुनना एकदम बंद हो जाता है। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद अलका याग्निक ने लोगों को ऊंची आवाज में संगीत नहीं सुनने की नसीहत दी है। अब आप सोच रहे होंगे, बहरापन तो सुना है, लेकिन ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिसऑर्डर भला कौन सी बला है। दरअसल इस स्थिति में कान के अंदर दिमाग तक जाने वाली उन नसों को नुकसान पहुंचता है जो साउंड को दिमाग तक पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में सुनाई देना कम हो जाता है और कई बार अचानक से पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाता है। अब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की वजहों पर बात करते हैं। ये तेज आवाज, लंबे समय तक हेडफोन इस्तेमाल करना, बढ़ती उम्र, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, मेटाबॉलिक समस्याएं, वायरल इन्फेक्शन और कान की नसों की कमजोरी रेयर न्यूरो डिजीज की वजह बन सकती है। कई बार हानिकारक वायरस हवा के जरिए कान में घुस जाते हैं और कान के अंदरूनी हिस्से को डैमेज कर देते हैं। लंबे समय तक बना रहने वाला कफ भी ये बीमारी दे सकता है। लेकिन इस डिसऑर्डर की बड़ी वजह तेज आवाज में संगीत सुनना है। लोग हेडफोन, ईयरबड लगाकर घंटों संगीत सुनते हैं। इससे कान की अंदरूनी नसें प्रभावित होती हैं और इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लक्षणों की बात करें तो सुनने में दिक्कत आना, 2 से ज्यादा लोगों की बात समझ नहीं आना, एक कान की अपेक्षा दूसरे से कम सुनाई देना, कानों में गूंजने की आवाज आना, अचानक से सुनाई देना बंद हो जाना इसके खास लक्षण हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोरोना के बाद इस तरह के मामले काफी बढ़े हैं। कुछ मामलों में एक कान से सुनाई देना कम होने लगता है और कुछ महीनों बाद सुनाई देना एकदम से बंद हो जाता है। मशीन और कई तरह के बड्स लगाकर डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होगी कि नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति के कान की नसें कितनी डैमेज हुई हैं। फिलहाल तो इस बीमारी से बचना है तो कान में संक्रमण की स्थिति में तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। ईयरबड और हेडफोन के अलावा तेज आवाज में संगीत ना सुने। एहतियात ही इस बीमारी का सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, HOD हैं ENT नालंदा मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर शर्मा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर श्वेता गोगिया, सीनियर कंसल्टेंट हैं ENT सर गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर गोगिया, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीपा वेल्लीमुट्टम, ENT सर्जन है SL रहेजा हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वेल्लीमुट्टम आपका भी हमारे शो पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शर्मा सर आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल जैसा मैंने ओपनिंग में भी कहा, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो लोग एयर पीस लगा के, एयरबड्स लगा के ना करना पसंद कर रहे हों। मसलन लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फ़ोन पे कुछ देख या सुन रहे हैं तो सीधा हेडफोन चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि रात में सोते हुए भी आजकल लोगों को कुछ ख़ास तरह के साउंड सुनने पसंद हैं जो उनको लगता है कि वो उनको एक डीप स्लीप और एक क्वालिटी स्लीप देंगे, तो उसमें भी कान के अंदर वही चलता रहता है। तो हमारा एयरबड्स, एयर पीसेस जो है वो लाइफ के हिस्से बन चुके हैं सर, लेकिन क्या कोई खतरे भी हैं इसके? एक्चुअली जैसा कि आपने कहा, ये इसको हम लोग नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। अगर आप ज्यादा नॉइज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, या आप गाना सुनने के आदी,
तो आपका कान का जो हायर फ्रिक्वेंसी की नसेज है वो खराब होती हैं, और जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसी के हिसाब से आपकी सुनने की क्षमता भले ही मेंटेन हो जाती है लोअर फ्रीक्वेंसी पे, हायर फ्रीक्वेंसी में वो गिरने लगता है, जिसके कारण जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि कान में सनसनाहट की आवाज आती है, उसको हम लोग टिनिटस कहते हैं। ये जितनी जो चीजें होती है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये इरिवर्सिबल होती है। एक बार जो हो जाता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। कभी कभी आपको एकॉस्टिक ट्रॉमा होती है, जैसे आप बगल में खड़ा है, पटाखा की आवाज आई तो थोड़े देर के लिए कान का सुनाई थोड़ा गिरता है, लेकिन वो वापस आती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अलका जी का जो गाना गाने की जो अपना परंपरा है, किसी को सुनने की परंपरा है, ये जो डैमेज होती है हायर फ्रिक्वेंसी पे, ये कभी भी रिवर्स नहीं होती। दूसरी बात रही ईयरबड्स का इस्तेमाल करना, एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ, चाहे वो नॉर्मल कान हो या ऑपरेटेड ही। इनसे आपको नुकसान ज्यादा होगी, इससे फायदा नहीं होने वाला। अगर कोई फायदा होगा भी तो बहुत मिनिमल होगा, 5% हो सकता है, लेकिन नुकसान आपका 95%। जैसे बहुत लोग बोलता है कि मैं अपने बच्चे का कान बड्स लगा करके साफ कर देता हूँ। बड्स का तो डिजाइनिंग है, जॉनसन बड्स जो आती है, इट इज ए क्लब लाइक। आप जैसे ही कान में बड्स को लगाते हैं, कैनाल कोई स्ट्रेट नहीं होता है, सेपरेट होता है। आप अपने कान की बाहरी गंदगी को ठेल करके पर्दे तक पहुंचा देते हैं, और कान का सुनाई फिर बंद हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि बड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये चाहे नॉर्मल पेशेंट हो, ऑपरेटेड पेशेंट हो, ओके क्योंकि नुकसान ज्यादा है इससे। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि अलका याग्निक जी को लेकर बड़ी चिंताएं और चर्चाएं हैं इस बीमारी को लेकर, हालांकि उनका कनेक्शन कुछ वायरल इन्फेक्शन से है, तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर गोगिया आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया में मैम, और ये सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो कहा जा रहा है और उसका कुछ कनेक्शन वायरल इन्फेक्शन से है जो अलका जी को बताया गया है, ये क्या है डॉक्टर गोगिया? और कितना आम है ये, और ये कितना रेयर है? देखिए जी, ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने जो वाइड स्प्रेड हो गई बिकॉज अ सेलिब्रिटी गेटिंग इट इज कॉल्ड अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विच इज़ ऑफ सडन ऑनसेट। माने कि हम सुनते जो हैं वो दो कारणों के कारण सुनते हैं, एक जो कान की बनावट है, कान का पर्दा और कान की हड्डियाँ, और दूसरा कारण होता है जो नसें हैं अंदर तक, जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रही हैं, जो न्यूरल कॉम्पोनेंट होता है, जो नसों का कॉम्पोनेंट होता है। तो कई बार ये देखा जाता है कुछ पॉपुलेशन में कि सडनली उनको अचानक से ये फील होता है, या कुछ घंटों के अंदर ऐसा फील होना शुरू होता है कि हमारी सुनाई की क्षमता एक कान में धीरे धीरे कम हो गई, और इतनी कम हो जाती है कि अगर वो उस कान से फ़ोन सुनने की कोशिश करते हैं या किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो यूजुअली पेशेंट्स अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं इमीडिएटली, तो उनको पता चलता है कि एक कान और दूसरे कान के बीच में काफ़ी अंतर है, और ये होता यूजुअली एक ही कान में है। लेस देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें दोनों कानों में सडन लॉस एक साथ होता है, और अगर दोनों कानों में भी हो रहा हो तो पहले एक कान को इफेक्ट करेगा फिर दूसरे कान को। अब इसका कारण ये माना जाता है कि कभी कभी कॉमन वायरसेस, जैसे कि इवन जो वायरसेस हमारे को कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं, जुकाम कॉज करते हैं, वो वायरसेस हमारे इनर ईयर को इफेक्ट करते हैं। इनर ईयर जिसमें एक बहुत सेंसिटिव मैकेनिज्म होता है सुनने का, जहाँ पर एक बेसिकली एक कॉरिडोर है जहाँ से बाहर की आवाज़ें हमारे ब्रेन तक लेके जाई जाती हैं। तो बेसिकली वहाँ पे उस कनेक्शन पे जब ये वायरस इफेक्ट करता है, तो इसीलिए पेशेंट को एक सडन लॉस या एक सडन अभाव होता है सुनाई का, जिसको हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। अब आपने पूछा कि ये कितना कॉमन है, तो ये एक रीजनेबली कॉमन डिजीज है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 न्यू केसेस हर साल देखे जाते हैं पॉपुलेशन में इस बीमारी के। तो इट इज़ क्वाइट अ कॉमन डिजीज, और सबसे बड़ी बात है कि इसको आइडेंटिफाई करना। ये समझ के बैठ जाना कि शायद कुछ हुआ नहीं, या मेरे कान में वैक्स है, या जुकाम के कारण हुआ, अगर ऐसा किसी को भी होता है तो उसको इमीडिएटली अपने पास के मेडिकल सेंटर में या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास इमीडिएटली जाना। मैम, इसी के कंटिन्यूएशन में क्विकली मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन या दूसरे तरह के इन्फेक्शन से ही होता है, या फिर ये जो हमारी जो आदतें चेंज हुई हैं,
जो बहुत सारे आजकल हेयरिंग इक्विपमेंट्स हम लोग लगा लेते हैं, क्या ये उसको रिस्क को बढ़ाते हैं? देखिए, जो लिटरेचर कहता है, हमारी मेडिकल की पढ़ाई कहती है, इन अबाउट 45% ऑफ द केसेस हमें कारण मालूम होता है, 55% केसेस में हमें नहीं मालूम होता कि ये क्यों हुआ। ओके। जो 40% केसेस जिसमें मालूम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू लाउड नॉइस ऑल्सो। ऑलराइट मैम। तो ठीक है, देखिए, क्योंकि अलका जी को ये प्रॉब्लम हुई, सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे उनके फैंस हैं, जानने वाले हैं, प्रशंसक हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस डिजीज़ का जिक्र किया। लेकिन हमने बहाना लिया इस डिजीज़ का, इस बीमारी का, और साथ ही साथ हमने ओवरऑल आपके कान की हेल्थ पे बात कर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने शुरुआत में कहा कि वो तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, डॉक्टर शर्मा जी ने जो कहा कि एयरबड्स वगैरह। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, और इसको समझने के लिए मैं डॉक्टर वेलीमुथम आपके पास आ रहा हूँ मैम। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं मैम। एक तो लाउड साउंड जो हमारे इनर ड्रम्स को वगैरह वगैरह जो प्रभावित करता है, और दूसरा इन्फेक्शन, जो इन एयरबड्स के साथ इन्फेक्शन जा रहा है। थोड़ा सा बताएं मैम कि एक तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और जो गंदगी कान में जमा हो जाती है हमारे, इनसे इनका क्या रिलेशन है और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? Dr. Nipa, can you hear me, ma'am? Hearing loss है. Yeah, please continue, ma'am. Please continue. Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, ma'am. Please continue. Yes. So जो ये sensorineural hearing loss है, इसका मतलब है जो कान के अंदर का जो हिस्सा है जो सुनाई में हमको मदद करती है, जिसको हम इनर ईयर बोलते हैं, हम कॉक्लिया बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं हेयर सेल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हियरिंग। सो सबसे कॉमन रीजन है नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस अलॉन्ग विद एज रिलेटेड। ये एज के हिसाब से जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये हेयर सेल्स थोड़े थोड़े डिटोरेट होने लगती है। दिस इज अ कॉमन एंड दिस इज अ नॉर्मल फेस ऑफ ओल्ड एज। हाउएवर नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस, बहुत ज्यादा नॉइस सुनने से, मोर देन 85 डेसिबल और क्रॉनिक एक्सपोजर, हम देखते हैं आजकल सब बच्चे हैं, इवन एडल्ट्स हमेशा कानों में ईयरफोन रख के काफी ज्यादा वॉल्यूम से सुनते हैं। दैट इज नॉट गुड हमारे जो हेयर सेल्स के लिए, जो इनर ईयर के जो अंदर के छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसमें वो डैमेज हो जाती है और इसमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस दिखता है। सो एंड दी अदर और भी बहुत सारे कारण होती है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन भी हम देखते हैं कि सडनली हमारा हियरिंग कम हो सकती है। हम देखते हैं कि कंजेनाइटल हियरिंग लॉस भी एक कंडीशन है जिसमें बच्चे बॉर्न होते हैं जिनमें हियरिंग होता नहीं है। वन ऑफ द कॉमन रीजन है कि जो उसकी माँ रहती है उसको व्हेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे मम्स या रूबेला इन्फेक्शन, अभी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना स्ट्रांग है लेकिन फिर भी हमारे इंटीरियर्स इंडिया में कोई गांवों में अभी भी वैक्सीन होते नहीं है। ये मदर्स को, ये फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल्स को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनके बच्चों को इफेक्ट हो सकती है, उनका हियरिंग डेवलप नहीं होता है, हियरिंग ऑर्गन। सो दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल सेंसोरियल हियरिंग लॉस। बाकी और भी कारण है, जैसे यूज ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां हैं जो हमारे हेयर सेल्स, जो हियरिंग सेल्स को डैमेज कर सकती है। ये कुछ चीजें हमारे हाथ में है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस। सो हम सब कोई लोगों के ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा उनका सराउंडिंग में आवाज़ रहता है, जहाँ ड्रिलिंग बहुत चलती है, जो आर्मी में काम करते हैं वहाँ पे गन फायर प्रैक्टिस चालू रहता है, आर्टिलरी का मशीनों का आवाज़ आती है, जो फ्लाइट के ग्राउंड एयरलाइन ग्राउंड्स में काम करते हैं, उनको भी दे आर एक्सपोज टू लाउड नॉइस। तो इनको हम बोलते हैं कि यू शुड यूज ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स। तो जो कान के प्रोटेक्शन के लिए हम ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को जो यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें हम हियरिंग का लेवल कम कर सकते हैं बाय 15 to 30 डेसिबल्स। ओके। और जो लीजर के लिए जो यूज करते हैं, जो सिर्फ लाउड म्यूजिक यूज करते हैं, जो बच्चों को मजा आता है हैवी मेटल यूज, रॉक म्यूजिक सुनना, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, 85 डेसिबल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड इफ अगर आपको कांस्टेंट यूज करना है, मोर देन 1 आवर आपको यूज नहीं करना चाहिए। आफ्टर 1 आवर टेक अ 10 मिनट ब्रेक। एब्सोल्युटली। अब ये रिकमेंडेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड म्यूजिक एंड रिक्रिएशनल साउंड्स ये हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये डेली की बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, एक एस्टिमेट है WHO का कि पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, वो भी मैं सिर्फ 12 से 35 साल की उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज है। 12 से 35 साल के 1 बिलियन लोग, यानी कि 100 करोड़ लोग। आप समझिए कि हमारे देश की आबादी के लगभग बराबर इतने लोग रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस के हैं। आप वो बहरेपन का कभी भी शिकार हो सकते हैं, सिर्फ नॉइस एक्सपोजर के लिए। तो ये आपको समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं जैसा शुरुआत में भी कह रहा था, छोटे से ब्रेक ले लेते थे। ब्रेक के उस पार हम आएंगे। जैसा मैं कह रहा था कि ये आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को प्रभावित करता है। फर्ज कीजिए कुछ चीज़ सुनाई आपको नहीं दे रही है, क्या क्वालिटी रह जाएगी आपकी? अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जहां आपको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, आप सुन नहीं पाए ढंग से, सामने से क्या बोला, तो आपके प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी। तो लाइफ की क्वालिटी और काम की प्रोडक्टिविटी दोनों चीज़ प्रभावित हो सकती है आपकी छोटी सी गलती से, नादानी से। लेकिन कैसे ठीक करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अगर जीवन में सुनना है तो फिर कान की जरूर सुनो। आज का टॉपिक यही है, क्योंकि कान का अगर सुनाई देना बंद हुआ तो आपकी कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकती है, एजुकेशन प्रभावित हो सकती है, आपके जीवन में आगे बढ़ने को प्रभावित कर सकती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर शर्मा, आपने शुरुआत में कहा आप कभी भी एयरबड्स रेकमेंड नहीं करते किसी भी सूरत में। और कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं सर जो आपको लगता है कि लोग गलत कर रहे हैं लेकिन मानते नहीं? जैसे डॉक्टर नीपा ने कहा, फोटोटॉक्सिक ड्रग्स, बहुत सारी काउंटर सेल दवाइयाँ होती हैं, जैसे डिस्प्रिन, क्लोरोक्विन, बहुत आसानी से लोग जाता है काउंटर पे लेके खा लेता है। ये नहीं जानते कि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कर सकता है। बहुत बार जो गांव देहात में जो प्रैक्टिशनर होते हैं, अमिकासिन, जेंटामाइसिन बच्चे को दे देते हैं बुखार उतरने के लिए। वो जानते नहीं है कि कितना नोटोरियस है। अमिकासिन दिया हुआ बच्चा, जेंटामाइसिन दिया हुआ बच्चा, एक बार अगर सुनने में उसको कमी होता है तो कभी दोबारा वापस नहीं आता है। बाप रे। तो इस तरह की जो ओटोटॉक्सिक दवाई है, जो काउंटर सेल है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, एक तो वो हुआ। दूसरा हुआ कि जब कभी भी आपको सर्दी खांसी जुकाम हो, जैसे उन्होंने कहा कि वायरल इंसल्ट के चलते भी, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस भी कई बार वायरल डिजॉर्डर के कारण भी एसन लॉस हो सकती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसका हम लोग नजरअंदाज न करें, तुरंत इलाज कराएं। और कान में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, कान भारी हो, दर्द हो, कान बह जाए, इमीडिएट आपको कान के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। एक बहुत सी कॉमन बीमारी है, आपने एनकाउंटर किया होगा, गलफुल्ली की बीमारी कहते हैं, मम्स कहते हैं, दोनों तरफ मम्स हो जाती है, कान खुल जाता है, बच्चे में होता है जनरली। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं, उसको बेलाडोना का पट्टी लोग डाल देता है, छोड़ देता है। ये इतना नोटोरियस है कि बहुत सारे केसेस में यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग, मतलब एक तरफ का कान चला जाता है। क्योंकि आदमी के पास दो कान होता है, उसको तब पता चलता है जब वो टेलीफोन या मोबाइल यूज करता है, उसको पता चलता है कि मेरा एक कान काम नहीं करता। तो जितनी सारी जो इलनेसेस हैं, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स है, जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, डेफिनेटली ये तो बहुत ज्यादा नोटोरियस है। इससे तो हम लोग बच सकते हैं, बहुत सारा चीज से हम लोग बच नहीं सकते हैं, प्रिवेंटेबल नहीं होता है। जैसे यूआरटी है, आप बच नहीं सकते हैं, मम से आप बच नहीं सकते, लेकिन लाउड साउंड से तो बच सकते हैं। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लाउड साउंड से आप बिल्कुल बच सकते हैं। अगर उससे होती है तो आपका इरिवर्सिबल डैमेज होता है। वो कभी भी, अब जैसे जैसे इन्होंने कहा, जैसे उनका तो मैंने अभी ऑडियोग्राम देखा नहीं है, लेकिन कभी जैसे एजिंग प्रोसेस के कारण होती है, डायबिटीज के कारण होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, उसको हम लोग हॉल्ट कर सकते हैं, उसको रेगुलरली चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, जैसे लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कान का नॉइज पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है, ईयर मफ लगाने के बाद भी हो जाती है। तो वैसे में हम लोग क्या सजेशन देते हैं, हालांकि वो लोग भी करते हैं, कि 3 महीने 6 महीने पे आपकी हियरिंग टेस्ट होनी चाहिए। अगर हियरिंग टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है, लाइक सेंसरी न्यूरल हियरिंग, उसको डीकैटेगराइज करना चाहिए, उसको ऑफिस में ड्यूटी देना चाहिए। करेक्ट। नहीं
नहीं कि उसी जगह कुछ को काम लेना चाहिए। तो रेगुलर चेकअप ऑफ ईयर इज आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली कि ओवर द काउंटर दवाइयों के एब्यूज से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है, और कई मामलों में तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि वापस नहीं आएगा एक बार गड़बड़ हो गया तो। दूसरा आपने दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली वो ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, मसलन कोई अंडरलाइन कोई डिजीज है जिसकी वजह से हो रहा है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो चीजें आपके हाथ में हैं, मसलन लाउड म्यूजिक एक्सपोजर, ये तो आप कम कर सकते हैं, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। डॉक्टर गोगिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं हमें, लेकिन डॉक्टर गोगिया, ये जो एयरबड्स एयरफोन इस्तेमाल करने से लाउड साउंड का एक इशू तो है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जो इन्फेक्शन हो जाता है, अब अनफॉर्चुनेटली हम ये जो हमारे कानों में एयरबड्स या एयरफोन्स होते हैं उनको हम धुल नहीं सकते हैं, उनको साफ करने के लोगों को तरीके नहीं पता, तो वो, और दूसरा कि घर परिवार में तो एक दूसरे के भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं लोग, ऑफिस में भी करने शुरू कर लेते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है इन्फेक्शन के मायने? देखिए, इन्फेक्शन जो आप ईयरबड से या इस तरह के डिवाइसेस से इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपके जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये जो ईयर की कैनाल है और हमारा ईयर ड्रम है, और अगर किसी के ईयर ड्रम में होल है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं, उस सूरत में हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इससे स्किन डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, इसमें बहुत कॉमन होता है कान के फंगल इन्फेक्शंस हो जाना, और मिडल ईयर की डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जो कान का अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें पस आनी शुरू हो सकती है, और इसके कारण पेशेंट को हेयरिंग लॉस डिटीरियोरेट हो सकता है या बढ़ सकता है। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप एक दूसरे की ईयरबड्स यूज़ करिए, या अगर आप कान को साफ़ करने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी चीज़, कुछ लोग उनके पास चाबी होती है या कोई हेयर पिन होती है उसको कान में डाल लेते हैं, उसके कारण बहुत सिवियर ईयर इन्फेक्शंस हो सकती हैं। Absolutely. ये देखा जाता है कि जो पेशेंट्स किसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बहुत कॉमन होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, वो अपने कान को अगर छेड़ते हैं तो उनको एक इतनी सिवियर ईयर इन्फेक्शन हो जाती है जो बेसिकली स्कल के साथ, क्योंकि हमारा कान हमारे स्कल का एक हिस्सा है, करेक्ट, तो उनको स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस या हो सकता है, जो कि काफ़ी इट्स अ डिजीज विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। एब्सोल्युटली। तो ये आपने जो बोला कि अपने से भी कानों को ज़्यादा खरोचना नहीं है, कई लोग जो होते हैं वो सड़कों पर जाकर लोगों से कान साफ करवा लेते हैं, तो वो भी सब ना तो वो हाइजीनिक है और ना ही वो आपकी सेहत के लिए आपको बड़ी बड़ी दूसरी बीमारियां दे सकता है, तो आपको ख्याल रखना है। डॉक्टर नीपा, संक्षेप पे अब ये बताएं मैम कि ठीक है, हम ज़्यादा साउंड से तो हम अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन फिर कान की सफाई कैसे करें? लोग सोचते हैं कि कान में पानी डाला और साबुन से साफ कर लिया, या फिर जो बड्स आते हैं एयरबड्स उनसे साफ कर लिया। साफ करने का तरीका क्या हो मैम फिर? कान साफ करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। वैक्स जो कान में बनता है, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। वैक्स जो बनता है वो क्या है, हमारे जो कानों के अंदर का जो स्किन है वो शेड होती है, अलोंग विद डस्ट एक लेयर बन जाता है जिसको हम वैक्स बोलते हैं, और वो अपने आप गिर जाता है। कोई लोगों में वो वैक्स अंदर जमा हो जाता है, और अगर उनको तकलीफ होने लगती है, अगर कान बंद जैसे लगता है या इचिंग होता है या दर्द होता है, सुनाई में कम होती है, तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वो वैक्स निकाले। आप खुद घर पे ट्राई नहीं करिए वैक्स निकालने के लिए, क्योंकि अगर इम्पैक्टेड, अगर बहुत ज़्यादा वैक्स है कानों में और अगर आपने ईयरबड या ईयर पिन कुछ डाला, निकालने के बदले आप उसको और अंदर धक्का देंगे और आपके कान के पर्दा को और डैमेज करने की चांसेस है। प्लस जो आप घर पे यूज़ करते हैं, ईयरबड हो या पिन हो या कुछ भी हो, वो स्टेराइल नहीं रहती है, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे डॉक्टर ने बताया था, जो डायबिटिक पेशेंट में अगर वो खुद से छेड़े, अगर पिन डाले और उसमें से हल्का सा भी इन्फेक्शन हो गया, वो स्प्रेड हो सकता है। सो कान साफ करने का ज़रूरत नहीं है, कानों में पानी डालने का भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो पूछते हैं हम हमारे बच्चों का कान कैसे साफ करें। मैं उन्हें हमेशा यही बोलती हूँ
कि कान साफ करने की जरूरत एज सच नहीं है। वैक्स इज अ नॉर्मल फिनोमिनन, वो अपने आप निकल भी जाता है। अगर वो अंदर जमा हो गया जिससे आपके बच्चे को या आपको तकलीफ होता है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आइए। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मैम, कि आपके कान को दरअसल नेचुरली किसी खास तरह की सफाई की जरूरत नहीं है। आपका शरीर इस तरह से ढला हुआ है, इस तरह से बना है कि वो अपनी सफाई खुद ब खुद कर सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती उसका इंटरवेंशन करेंगे बाहरी चीज़ों से तो फिर आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। इस बहुत सारी बातें आज कानों से जुड़ी हुई लाउड एक्सपोजर टू द म्यूजिक, बीमारियों की वजह से, ओवर द काउंटर दवाइयों के एब्यूज से, और फिर ये इस तरह की जो बिना डॉक्टरी देखरेख में जो ये प्रैक्टिसेस होती हैं, खुद से कान साफ करने की प्रवृत्ति, सब खतरनाक हो सकते हैं। ध्यान रखना है आपको अपने कान का। इसी के साथ इजाजत देते हैं आज के मेहमानों से। डॉक्टर नीपा वेल्लीमुट्टम, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर श्वेता गोगिया, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, थैंक यू सो मच सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।